अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स और एनालिसिस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज चूंकि अक्टूबर का आखिरी दिन है, 31 अक्टूबर 2022 है। और मैं देख रहा था कि अक्टूबर के महीने की जो क्लोजिंग है, जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी है, जिसको टोटल मार्केट कैप बोलते हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल ये टोटल मार्केट कैप का चार्ट मैंने ओपन किया, मंथली कैंडल है। वैसे तो आपको अगर देखें तो ये अक्टूबर की मंथली कैंडल जो है वो आपको ग्रीन कैंडल बनती नजर आ रही है, यानी इस महीने जो है मार्केट जो है आपको ग्रीन नजर है। उसकी वजह यह है कि पिछले महीने जो क्लोजिंग हुई थी तकरीबन 900 अरब डॉलर के करीब थी टोटल सरमायाकारी क्रिप्टो मार्केट में। यहां 900 अरब डॉलर से ये पंप हुई है, थोड़ी सी, कोई बहुत ज्यादा पंप नहीं हुई। 900 अरब डॉलर से तकरीबन ये 960 68 970 अरब डॉलर तक गई है। तो इस माह में सरमायाकारी मजीद आई है। गो के ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, लेकिन पिछले माह में जो हाईएस्ट प्राइस थी पिछले माह की तकरीबन 1005 अरब डॉलर की टोटल सरमायाकारी थी पिछले माह। खैर, अभी कल से आपको नवंबर का महीना जो है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। और बीटीसी के चार्ट के ऊपर भी अगर आप नजर डालें तो ये भी मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। बीटीसी का चार्ट भी अगर देखें तो आपको ग्रीन कैंडल ही नजर आ रही है। और अगर बीटीसी के चार्ट और टोटल मार्केट कैप के चार्ट पे आप नजर डालें तो आपको सेम टू सेम आइडेंटिकल लगेगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर काफी देर से हैं क्रिप्टो मार्केट में तो इस चीज की तो आपको समझ आ चुकी होगी अभी तक कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो अभी भी जो है वो मैटर करती है। जिस तरह बीटीसी का चार्ट मूव, ये देखें, बिल्कुल जिस तरह ग्रीन कैंडल्स डाल रही हैं बीटीसी के चार्ट पे, उसी तरह टोटल मार्केट कैप में भी आपको ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स बनती नजर आ रही हैं। बहरहाल इसकी डोमिनेंस अभी भी है। अब नवंबर के महीने के बारे में, जो कि कल से स्टार्ट होगा, मैं देख रहा था कि नवंबर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है बीटीसी की। तो देखें ओवरऑल ये सारा नवंबर के महीने का डाटा है। ये देखें, ये सारा मतलब यूं समझ लें कि हाँ, ये 2021 में भी वैसे इस इन्होंने 2021 के नवंबर यानी पिछले साल नवंबर में बीटीसी 7% डाउन रहा। लेकिन आप ये मत भूलें कि पिछले ही साल के नवंबर में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 69,000। बहरहाल ये जो नवंबर का महीना है, उम्मीद की जाती है कि ये बुलिश रहेगा। जैसे कि अभी मोमेंटम पकड़ा हुआ है मार्केट है, इसी तरह अगर मोमेंटम रहा तो नवंबर में प्राइसेस आपको अच्छा खासा पंप करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ओवरऑल नवंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये देखें, अक्टूबर और नवंबर के महीने जो है वो ग्रीन और बुलिश रहते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। अच्छा, बीटीसी के चार्ट की तरफ अगर आप नजर डालें, डेली का चार्ट है, 21,000 की वैल्यू एज अ रेजिस्टेंस काम की है बीटीसी की प्राइस पिछले चंद दिनों से। ये डेली का चार्ट है, आप देख रहे हैं कि कैंडल्स जो है ये 21,000 की वैल्यू को ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। अगर बीटीसी की प्राइस 21,000 की वैल्यू को ब्रेक करेंगी तो उसके बाद बीटीसी ने नेक्स्ट जो है अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, जिनमें से अगला टारगेट मेरी नजर में 22,400 की प्राइस है। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो अगला जो बड़ा टारगेट मुझे नजर आता है वो 24,400 500 की वैल्यू है, जो कि इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस बीटीसी को हो सकती है। बीटीसी के नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए। बहरहाल 3 नवंबर को अमेरिका की फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है। मुमकिन है वो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएं तो प्राइस आपको मजीद थोड़ा वोलाटाइल नजर आए। ये भी मुमकिन है प्राइस आपको डंप होती हुई नजर आए। लेकिन मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बीटीसी ने जितना अपना बॉटम देखना था इस साल के जून में वो अपना देख लिया। ये देखे, मेरा ख्याल है अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको मैं ये अपना जितना बॉटम देखना था जून के महीने में बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया। अनटिल अनलेस कोई और बड़ी मेजर डेवलपमेंट ना हो जिस वजह से फिर मार्केट आपको क्रैश करती हुई नजर आए। अदरवाइज मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ख्याल यह है कि बीटीसी ने जितना अपना बॉटम देखना था देख लिया। जब मैं बीटीसी की बात कर रहा हूं तो आप यूं समझ लें कि मार्केट की सारी क्रिप्टो करेंसीज की आप बात कर सकते हैं। अनटिल अनलेस इंडिविजुअली किसी क्रिप्टो करेंसी में कोई इशू ना बने, अदरवाइज सारी मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज को मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो कि गलत भी हो सकता हूं, दोबारा बता रहा हूं, कि जितना बॉटम देखना था देख लिया। अब ये आपको थोड़ा बहुत मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आएगी या थोड़ा बहुत डंप नजर आएगा। अब मार्केट ने ऊपर ही जाना है और उसको जाना चाहिए। जो फंडामेंटल चेंजेस मुझे मार्केट में नजर आ रहे हैं, गो के सिवाय एक फैक्टर के जिसको मैं बार बार वीडियो में रिपीट करता रहता हूं, सिर्फ ये जो अमरीकी मैशत के असरात हैं क्रिप्टो मार्केट और दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट के, वो थोड़े से दुरुस्त होने शुरू हो जाए तो और कोई वजह नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट जो है
वो पंप ना करे। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था, इस ये जो डोज कोइन की डेवलपमेंट हुई है उसमें इस माह में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज की रैंकिंग है उसमें उछाड़ पुछाड़ हुई है। डोज कोइन ने जनाब टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसीज है रैंकिंग कैपिटल वाइज उसमें अपनी दोबारा जगह बनाई है। 8वें नंबर पे डोज कोइन है और कार्डेनो को 9वें नंबर, कार्डेनो एक वक्त था चौथे नंबर पे था, उसकी जगह आज आजकल आपको बीएनबी नजर आ रहा है। डोज कोइन के हवाले से मेरा ख्याल है ऑलरेडी आप अपडेट हो चुके होंगे कि ट्विटर और एलन मस्क की वजह से डोज कोइन की प्राइस पंप हो रही है। सवाल यह है कि कार्डेनो, मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया था, चार्ल्स हास्किंसन ने कहा कि डोज कोइन अगर चाहे तो हमारी ब्लॉकचेन के साथ एज अ साइड चेन काम कर सकती है और इसके लिए अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए तो कार्डेनो फाउंडेशन जो है बाकायदा उनको फैसिलिटेट करेगी। इवन उन्होंने कहा था कि अगर डोज कोइन हमारे साथ एज अ साइड चेन काम करे तो डोज कोइन एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इथेरियम है उसके ऊपर कई टोकन लॉन्च होते हैं, तो हम डोज कोइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन भी बनाने के लिए तैयार है। बहरहाल जिसने जिसको कहा था, बहरहाल वो इस वक्त 9वें नंबर पे है और डोज कोइन जो है वो 8वें नंबर पे है। डोज कोइन का चार्ट पे अगर नजर डालें तो तकरीबन पिछले चंद दिनों में इसकी 100 गुना प्राइस में पंप आया है। आप मुझे इजाजत दें तो ये टोटल जो पंप था तकरीबन 150 गुना इसकी प्राइस में पंप आया। अभी प्राइस जो है वो नीचे जरा डंप हो रही है। डोज कोइन की प्राइस के ऊपर नजर डालें तो अभी भी ओवरसोल्ड की रेंज में है। इस रेंज में मेरे दोस्तों भाइयों डोज कोइन को बाय नहीं करना बनता। मेरा मानना यह है आप इसको रेड कैंडल्स देख के तो यहां पे बाय ना कर दीजिएगा। गो के यहां से मुमकिन है डोज कोइन की प्राइस ऊपर जाए, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर में चूंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड एसेट है, अगर आपने फॉर एग्जांपल रिस्क लेना भी है तो आप एक काम करें, यहां पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। आरएसआई की ये 70 की रेंज में जैसे ही प्राइस आए आपको ये आरएसआई इंडिकेटर ओपन करें। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आरएसआई इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, ये आपको ट्रेडिंग में कैसे फैसिलिटेट करता है, उस हवाले से वीडियो मौजूद है। आप यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम आरएसआई तो आप ये लर्न करें। तो जैसे ही ये 70 की रेंज में आए तो ये 70 की वैल्यू है, ये एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। मुमकिन है डोज कोइन की प्राइस जो है यहां से पंप करे। दूसरा एक और फैक्टर है जिस वजह से मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि डोज कोइन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना शायद अच्छा फैसला नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 70% से ज्यादा डोज कोइन होल्डर जो है वो प्रॉफिट में है। तो ऑब्वियसली ये जितना ऊपर गया है, ये जितना आपको डोज कोइन की प्राइस डंप होती हुई नजर आ रही है, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में भी 70% जो डोज होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। आई डोंट नो वो सेल करते हैं या नहीं, अगर सेल करेंगे तो प्राइस मजीद नीचे जाएगी। अगर वो होल्ड करते हैं, क्योंकि बहरहाल डोज कोइन और ट्विटर के बारे में अभी भी मार्केट में फंड है कि ट्विटर की वजह से, सिर्फ एक ट्विटर के फैक्टर की वजह से और इलन मस्क के फैक्टर की वजह से डोज कोइन की प्राइस $1 तक भी जा सकती है। ये कब जाएगी नोबडी नोस। ऑब्वियसली डोज कोइन मार्केट से हटके तो नहीं चल सकता, तो मार्केट अगर बुलिश होगी तो आप तवक्को रख सकते हैं इसके ऊपर जाने के। और ट्विटर और डोज कोइन का ये भी मेरा ख्याल आपको ऑलरेडी के जो ये रिकमेंड किया जा रहा है कि ट्विटर की जो प्रीमियम सर्विसेज है, लाइक अभी तो आप ट्विटर पे ब्लू टिक, ये वेरीफाइड का जो अकाउंट स्टेटस हासिल करते हैं वो तो आप फ्री में अप्लाई करते हैं ना। तो किसी ने इलन मस्क को ये रिकमेंडेशन, बल्कि इलन मस्क ने खुद कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि हम ट्विटर में एक ऐसी सर्विस लॉन्च करें जिसमें हम वेरिफिकेशन के लिए लोगों से पेमेंट लें। ये प्रीमियम सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं और उसके लिए डोज कोइन एज अ पेमेंट मेथड रिकमेंड किया जाता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर डोज कोइन की प्राइस जो है वो पंप करेगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको व्यू बता दिया। बीएनबी की प्राइस भी साथ साथ पंप कर रही है। बीएनबी की प्राइस इस वक्त मैं टोटल मार्केट कैप की रैंकिंग में देख रहा था, चौथे नंबर पे है बीएनबी। बीएनबी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखी हुई है। गो के बीएनबी के बारे में मेरी रिकमेंडेशन ऑलरेडी आपके सामने है कि ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टोकन्स होते हैं, इनकी यूटिलिटी इनके सिर्फ एक्सचेंज है, और जब कभी कोई रेगुलेटरी टेंशंस की वजह से इनका एक्सचेंज का कोई मसला होता है तो इनके टोकन भी अच्छे खासे डंप हो सकते हैं। और इसके अलावा मेरा ख्याल है जो टॉप 10 वॉलेट होल्डर्स हैं बीएनबी के, उनके पास मोर देन 90% टोकन की सप्लाई तो उनके पास है। तो ये सारे फैक्टर्स आपने जेहन में रखने के बीएनबी में करनी है। बीएनबी अपना बहरहाल एक पैटर्न जो है वो ये वाला जो कंसोलिडेशन का पैटर्न था उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और उसकी वजह डोज कोइन के साथ बीएनबी भी थोड़ा सा आपको पंप करता हुआ नजर आ रहा है। ये पिछले चंद दिनों से देखे उसकी वजह, चूंकि डोज कोइन भी ट्विटर की वजह से, तो बीएनबी को भी मैं जोड़ सकता हूं ट्विटर के साथ, क्योंकि सीजी जो है बाइनांस के जो ऑनर हैं, उन्होंने इलन मस्क की ट्विटर एक्विजिशन में एक मुश्तरका इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट की थी। शायद उस वजह से
बीएनबी की प्राइस भी आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। और बीएनबी की नेक्स्ट जो मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रही है $330 के करीब है। $330 पे जाके शायद यहां पे बीएनबी की प्राइस को रेजिस्टेंस मिले और फिर कंसोलिडेशन करे, दोबारा थोड़ी सी पुल बैक आपको नजर आए। अच्छा, आगे आते हैं जी ट्विटर की तरह, सॉरी रिपल की तरह के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, मैं चाहता हूं वो आपके साथ शेयर करूं। उसकी वजह यह है क्योंकि रिपल का जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ केस चल रहा है, उसके असरात जो हैं सिर्फ रिपल के ऊपर नहीं रहेंगे। अभी जो कुछ लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से एक ओपिनियन आई है कि एक तो रिपल का और एसईसी का जो फैसला है वो अनकरीब आने वाला है, मतलब ज्यादा देर नहीं है। गो कि ये दिसंबर 2020 से ये केस पेंडिंग है। मैं हैरान हूं, हमारे मुल्क की जो अदालती निज़ाम है, यहां तो हम नस्ल दर नस्ल केस चलते देखते हैं, और एक मॉडर्न कंट्री, एडवांस कंट्री की अदलिया में इतनी स्लो परफॉर्मेंस, आई डोंट नो, चूंकि मैं वहां का रेजिडेंस नहीं हूं, ना मेरी वहां इतनी एक्सपर्टीज है, लेकिन मेरे लिए एक ये शॉकिंग एक है कि यार क्यों इतना ये लेट हो रहा है। बहरहाल अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस केस का फैसला होने वाला है अनकरीब, और उनका मानना यह है कि ये केस रिपल जो है वो विन करने जा रहा है और अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन लूज करने जा रहा है। अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन लूज करता है तो अगला उनके पास मेरा ख्याल है ऑप्शन ये होगा कि वो वहां की जो आला अदलिया है वहां पे एक रिव्यू फाइल करेंगे। उसमें भी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि शायद उनको नाकामी हो। अगर ऐसा होता है तो रिपल एक्सआरपी की प्राइस तो आपको जो पंप होगी सो होगी, ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी बुलिश न्यूज होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये केस जीत जाती है तो सिर्फ रिपल तक ये महदूद नहीं रहेगा, उसके बाद अगले टारगेट आपको बड़े बड़े, इवन जो इथीरियम है वो भी नेक्स्ट टारगेट नजर आ सकता है। और मार्केट की दर्जनों सैकड़ों ऐसे कॉइन्स और टोकन्स हैं जो फिर एसईसी के रडार में आएंगे और एक मार्केट में अच्छा खासा पैनिक आपको नजर आ सकता है। बहरहाल जो भी है वो जैसे भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरा, इस हफ्ते के बुध वाले दिन डू क्वान जो टेरा के फाउंडर्स हैं उनकी बाकायदा सिंगापुर में केस जो है उसकी बाकायदा हेयरिंग है। उस हेयरिंग का ताल्लुक जो है जो टेरा के टोकन्स हैं, लूना सी और लूना और जो उनके सारे टोकन्स हैं उनकी प्राइसेस के साथ अच्छा खासा लिंक है। तो ये मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने होल्ड किए हुए हैं टोकन, तो इस वोलाटिलिटी को आपने जेहन में रखना है। मुमकिन है आपको बुध को टेरा की प्राइसेस है थोड़ा वोलाटाइल होती हुई नजर आए। अच्छा, इसके अलावा मैं टोकन की प्राइसेस वॉच कर रहा था पिछले 24 घंटों में। एक चीज़ बड़ी मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है कि ट्रस्ट वॉलेट का जो टोकन है TWT बड़ा पैसिव और बड़ी बड़ी मुझे गो के मेरे पास अब नहीं है, मैंने सेल कर दिया था, कोई 90 सेंट या 80 सेंट के करीब था, तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी ये सोच के कि यार इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ये मेरा ख्याल है गवर्नेंस टोकन भी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये गवर्नेंस टोकन है ट्रस्ट वॉलेट का। बहरहाल वो इस वक्त जो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा पंप कर रहा है वो है। दूसरा सैंडबॉक्स इस वजह से कर रहा है क्योंकि सैंडबॉक्स की न्यूज थी, क्योंकि पुरानी है, लेकिन गुच्ची ने सैंडबॉक्स का जो मेटावर्स है उसके अंदर एक तरह का अपना शोकेस किया, एक्सपेरिमेंटल शोकेस, जिसमें जाके उस, चूंकि ये गुच्ची एक बड़ी फैशन ब्रांड है, बहुत बड़ी दुनिया की, तो एक आइकन फैशन ब्रांड है, उन्होंने वहां अपना एक एक्सपेरिमेंटल यूं समझ लेके किया जो कि मेरा ख्याल है 9 नवंबर तक, अगले महीने की 9 तारीख तक चलेगा। इसका मतलब यह है कि मुमकिन है सैंडबॉक्स की प्राइस जो है मजीद आपको पंप होती हुई नजर आए अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पंप होती है तो। अच्छा जी, लास्ट में एक दो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करनी है और आज की वीडियो को एंड करेंगे। हांगकांग के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे आर्थर हेइस की नजर में हांगकांग के जरिए चाइना जो है क्रिप्टो मार्केट में अब दोबारा एंट्री चाहता है, और हांगकांग ने बाकायदा अनाउंसमेंट की है कि वो अब ETF जो है हांगकांग में जो है वो इरादा रखता है कि वहां पे ETF अप्रूव करें। अब ETF का मतलब दूसरे लफ्जों में इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी की तरफ नजरें हैं हांगकांग इंतजामिया की, वहां की रेगुलेटरी बॉडीज की। अगर ऐसा होता है तो ये भी मेरी नजर में एक बुलिश न्यूज है। अगली न्यूज है जी, हाँ, थाईलैंड। अब ये भी एक तरह का, अब सोचें कि मेरी नजर में तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि अब 2 ममालिक आपस में MOU साइन कर रहे हैं ताकि वो मिल के इस सेक्टर, ये जो क्रिप्टो स्पेस है, इस सेक्टर से अपने अपने ममालिक, अपनी अपनी अवाम
के लिए कोई ना कोई फायदा निकाले। थाईलैंड और हंगरी ने जॉइंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए एमओयू साइन किया है। ये एक तरह का दूसरी कंट्रीज के लिए भी मैसेज है। मतलब फॉर एग्जांपल जो छोटी कंट्रीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है, उतने एक्सपर्ट्स नहीं है, और दूसरी कंट्रीज के पास है, तो ये छोटी कंट्रीज दीगर कंट्रीज के साथ एमओयू साइन करके वहां से कुछ लर्न कर सकती हैं, वहां से एक्सपर्टीज वगैरह हायर कर सकती हैं। बहरहाल ये भी मेरे लिए एक बड़ी न्यूज़ थी जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। लास्ट में विटालिक बटरन का एक थॉट है, मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। हम सब का मानना ये था कि अगर अमेरिका में या इस तरह जितनी बड़ी बड़ी मॉडर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे अगर ETF आएंगे तो सरमायाकारी इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी आएगी, उससे क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पंप करेगी। विटालिक बटरन की सोच थोड़ी मुख्तलिफ, वो कहता है जी ये जो ETF वगैरह अप्रूव नहीं हो रही तो मुझे इसमें दुख नहीं है। विटालिक बटरन का मानना यह है कि मैं चाहता हूं कि अभी इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी क्रिप्टो मार्केट में ना आए, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी आती है तो फिर रेगुलेटरी जो सॉर्ड है, जो रेगुलेटरी तलवार है, वो फिर क्रिप्टो स्पेस के ऊपर लटकती रहती है। और चूंकि क्रिप्टो मार्केट अभी इतनी मैच्योर नहीं है तो क्रिप्टो मार्केट में कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। हाँ, अगर ये जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो चाहती हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से काम करना, तो वो ज़रूर करें। मतलब जो नए नए टोकन लॉन्च होते हैं, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करें कि जिससे कंज्यूमर के फंड्स हैं उनको महफूज किया जाए, ना कि इस क्रिप्टो स्पेस का गला घोंटा जाए। ठीक है। जबकि जो दूसरी सेलिब्रिटी हैं क्रिप्टो मार्केट के, सैम बैंक्समैन फ्राइड जो FTX के ऑनर हैं, उनकी मैं कहीं पे देख रहा था ओपिनियन, वो चाहते हैं कि ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं इनको रेगुलेट करना चाहिए, और अगर रेगुलेशंस की जाएंगी तो क्रिप्टो मार्केट में मजीद सरमायाकारी आएगी। विटालिक और इन दोनों की सोच मुख्तलिफ है, जो भी सोच है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये थी मेरा ख्याल है आज की वीडियो, जो न्यूज़ अपडेट्स मैंने इकट्ठी की थी, मैं समझता था आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैंने आपके साथ कर दी हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।